हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके पेड एग्जाम का मॉडल पेपर और दमदार मॉडल पेपर आपका यहाँ पर कराया जाता है। साथ में करंट अफेयर आपके अपडेट होते हैं और साथ में इसी वीडियो के अंत में आपकी स्टैटिक जीके की जो आपकी सिलेबस में थ्योरी है वो भी आपके यहाँ पर कवर कराई जाती है। तो आप लोग यहाँ पर डेली का डेली क्लास ले सकते हैं और बेहतर तरीके से मॉडल पेपर लगा सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, है ना, तो अपने सिलेबस को आप बुक के माध्यम से खत्म करते रहिएगा। बाकी 2-4 दिनों के बाद हम आपकी जो सिलेबस को है, जैसे अभी हमने आपको क्लास से दिया था, तो वो भी क्लासें आपको देना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा 2-3 दिन के बाद आपको ये क्लासें मिलेंगी। और आज तो यहाँ पर आंधी तूफान भी आया है, इस वजह से लट्ठे वगैरह लाइट वगैरह टूट टाट भी गई है। तो इस वजह से हो सकता है कि सारी क्लासें जो आपकी है ना, वो आपको देखने को कम मिले। अगर सही रहा तो क्लासें मिल जाएंगी, लाइट वगैरह वैसे आने की संभावना नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा से अगर चार्जिंग हो गई तो फिर हम आपको क्लासें और दे देंगे जो आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं। बाकी अगर मोबाइल नहीं चार्ज हो पाया तो फिर मान लो मुश्किल ही हो पाएगी। बाकी जितनी हम क्लासें दे रहे हैं प्रयास करिए कि आप लेते रहिएगा और हम भी प्रयास करेंगे कि पूरी क्लासें अभी आपको दें। तो 3 दिनों बाद, है ना, आपकी जो पूरी क्लासें हैं वो हम आपको देना शुरू कर देंगे और तैयारी करते रहिए। बाकी आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में आपको लोगों के लिए 99 रुपये में कोर्स को उपलब्ध किया गया है, जिसमें PDF फॉर्मेट में जो ई बुक है, ई बुक में आप लोग दे सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डिस्क्राइब होगा, करंट अफेयर होगा, उसमें हिंदी भी होगी, स्टैटिक जीके होगी, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री कर दी गई है। इसके बाद 40 मॉडल पेपर भी हैं, है ना। तो आप लोग सेकंड से तैयारी वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जैसे जाएंगे, मार्केट में आप कोई मॉडल पेपर लाएंगे तो वो भी आपको देखने को कम से कम कितने मिलेगा, 100 रुपये तो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 40 मॉडल पेपर देखेंगे तो आप कितना समझ सकते हैं, है ना। तो आप लोग ई बुक के माध्यम से उसको भी आप परचेज कर लीजिए और तैयारी सेकंड से करते रहिएगा। बाकी हम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से शिद्दत से मेहनत करेंगे और आपके सिलेबस को भी थ्योरी के माध्यम से यूट्यूब में भी खत्म करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें समय लगेगा, सीक्वेंस से आपका होगा नहीं, है ना, इसलिए। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन थी। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है जय हिंद, जय भीम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि प्रकृति की शक्तियों की पूजा, फिर दिया गया है व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी प्रमुख विशेषता थी क्या, कि व्यवस्थित शहरी जीवन। याद रखिए बिल्कुल शहर के जैसे मकान बने हुआ करते थे, पक्के मकान रहते थे। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जो सड़कें थी वो एक दूसरे क्या थी, लंबवत थी, ऐसे सड़क जाती थी, फिर आपको ऐसे घूमना है, मतलब सड़कों का विकास भी था। इस समय पर्यावरण आपका विकास प्रणाली की भी विशेषता थी, काफी चीजें थी। आपका आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। दोस्तों कुल पूछ लिया है और हमने टॉपिक वाइज जो क्लास हिस्ट्री में दिया था उसमें से आपको ये चीजें पर फोकस जरूर कराया था। दोस्तों कुल की बात कर दिया है तो ये थे आपके ऑप्शन बी, ज्ञात्रा के कुल में से। क्या, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट एक जगह पड़ती है कुंडल ग्राम, और कौन से कुल में, ज्ञात्रा कुल में हुआ था, है ना। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है तो बचपन का नाम था वर्धमान, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनके पिता जो कि सिद्धार्थ कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के आपके प्रधान रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि जो राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क का, ये कब हुआ था। दोस्तों आंसर में से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देना है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। भैया वीडियो को भी तो लाइक शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी स्टार्ट हुई है तो कम से कम जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, कि अगर एक किसी शहर को उठाना पड़े तो पूरे शहर को उठा सकते हैं। तो क्लास को भी वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा कि कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन देखिए आ रहे हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। ये 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, और तब से ही शक संवत प्रारंभ माना जाता है। क्या, तब से ही जो आपका शक संवत आपका है माना जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता था। 4 का ऑप्शन देना है और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है कौन से, अलाउद्दीन खिलजी तो आपके नहीं है भैया, ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों याद रखिए, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं इनको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यह विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है ना।
ये चाहता था मैं विश्व विजेता बन जाऊं, इसलिए इसकी तुलना सिकंदर से की गई है, क्योंकि सिकंदर का भी सपना क्या था, विश्व विजेता बनना था। लेकिन भारत के सामने अच्छे अच्छे लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों बताना है कि कौन ऐसे मुगल शासक थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये है आपके औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब को एक आपातकाल में, है ना, मतलब आपातकाल में आपका जो आगरा में हुआ था, इनका एक राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, आपातकालीन हुआ था, बहुत जल्द हुआ गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जब एक खजुआ का युद्ध क्या करके जीत कर आए थे। तो इनका 2 बार आपका याद रखिए राज्याभिषेक हुआ है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहते थे, और ये भैया आपके शराब वगैरह को छूता तक भी नहीं था। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में स्थानीय सुशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन देना है। और देखिए जवाब भी यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में जो स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किया वो किसने किया था। चलिए 6 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर है, ये है आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन दोस्तों ये भारत के सबसे लोकप्रिय आपके गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने दोस्तों क्या किया था 1882 में, कितने में, 1882 में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी, जिसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सती प्रथा पर रोक जो लगाया वो किसने लगाया था। बताइएगा कि सती प्रथा पर जो रोक लगाई वो किसने लगाई। क्वेश्चन नंबर 7 लॉक किया जाए तो दोस्तों सती प्रथा पर दोस्तों रोक लगाया था, यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये है आपके विलियम बेंटिंग। कौन है, विलियम बेंटिंग ने, इन्होंने क्या किया था 1829 में, कितने में, 1829 में यहाँ पर नियम बनाया था, है ना, विधवाओं के सती होने पर रोक लगाया था। और आरंभ भैया जो कानून था केवल बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन बाद में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। बताना है दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जो मुर्शिद कुली खान थे इन्होंने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय हिंद जरूर लिखिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं, जितने भी नए चेहरे दिख रहे हैं जय हिंद जरूर लिखिएगा। पता चल रहा है कि नहीं आप हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं, इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, है ना, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा, रिश्तेदारों को जरूर करिएगा, पता चलता रहे कि नहीं आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। क्या हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 के संग्राम से संबंधित घटना कौन थी। दोस्तों 1857 के संग्राम से संबंधित घटना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 लॉक किया जाए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 1857 में कह रहा है कानपुर में विद्रोह, है ना, बेगा हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना, और यहाँ पर झांसी की रानी का विद्रोह करना। अब आप बताइएगा इनमें से हम सबसे बेस्ट आंसर कौन सा चुन सकते हैं, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है इसको बताइएगा, सबसे बेस्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा 57 की क्रांति से संबंधित घटना आपकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर यहाँ पर लगाइए, ये सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना। याद रखिएगा कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और अपने साथियों के साथ दिल्ली प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार किया और बहादुर शाह सेकंड को अपना सम्राट घोषित किया था। तो सबसे बेस्ट इनमें से जो आपका स्टार्टिंग है वो आपकी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहीं से है। फिर धीरे धीरे ये आपका जो आपका महासंग्राम था वो धीरे धीरे क्या हुआ, हर क्षेत्र में फैलने लगा। तो इनमें से आपका आंसर लगाना है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि भैया 1857 में घटनाएं ये सभी थी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। दोस्तों ये अखबार जो आपका था फारसी भाषा में था। कैसी भाषा में, फारसी भाषा में था। और राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है बी नंबर है, यहाँ पर है राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, और इन्होंने साप्ताहिक पत्र जो कि संवाद कौमुदी, इसका यहाँ पर कह सकते हैं प्रकाशन किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसे क्या कहते हैं।
आप कहेंगे सर 11 का ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बी नंबर बांगर हो जाएगा। याद रखिए पुरानी कछारी मिट्टी होती है ना, कछारी मतलब होता है जलोढ़ कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों याद रखिए बांगर कहते हैं, जहां पर उपजाऊ भूमि नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो आपकी नई नवीन मिट्टी होती है, नवीन कछारी मिट्टी, ये नवीन खादर मिट्टी, वो होती है आपकी खादर होती है जो उपजाऊ होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो किस मिट्टी में मिलता है। अब आप क्या जवाब देंगे यहाँ पर? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? देखिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे सर चिकनी मिट्टी, क्या चिकनी मिट्टी को मिलता है। याद रखिए जो चिकनी मिट्टी होती है इससे संपूर्ण मतलब जल को धारण करने की जो क्षमता होती है इसमें बहुत होती है। अब यहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी दिख रही है ना, यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका आंसर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ए नंबर इसका राइट बन जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। भाई कत्था बनाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मतलब नहीं कत्था बनाना जानते, मतलब कत्था तो जानते हैं ना, जो पान खाते समय है और कत्था लगाते हैं जब मुंह रच जाता है लाल लाल, ठीक है, वही होता है कत्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर याद रखिएगा, खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने में। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, खैर वृक्ष मिलता है भारतवर्ष में, है ना, विशेष करके कहां पर, जहां सूखा क्षेत्र होता है वहां पर ऐसे पौधे आपको मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। सागौन के जो वन होते हैं ये कहां पर मिलते हैं? तो दोस्तों सागौन के वन कहां मिलेंगे? तो दोस्तों ये आपका जो मध्य प्रदेश आपका है, मध्य प्रदेश। मिलने को तो सब जगह मिलते हैं, मिलने को तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको हैं वो दोस्तों आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, रोजवुड हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण आपके पेड़ पौधे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में, है ना, सुलई नदी परियोजना स्थित है। अब नया क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तो निपटिए इस क्वेश्चन से। आपका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है दोस्तों। 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। ये जो आपकी परियोजना है सुलई परियोजना, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाइएगा और इतना बढ़ाइए थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग भैया वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग लाइक करते हैं ना तो थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। नहीं कि आप लोगों का सपोर्ट पूरी तरीके से है ना, पूरा दिल से आपका सपोर्ट है। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना सब लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए कितने लोग हैं और कितना आपका सपोर्ट है, ठीक है, सभी लोग लाइक से जरूर करिएगा। चलिए राधे राधे भाई। देखो दिया है सुलाई नदी परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है चंबा जिला। कौन है? चंबा जिला, वहां पर आपके है। और यहाँ पर ये रावी नदी, क्या ये जो सुलई नदी है ना, ये रावी नदी की क्या है, रावी नदी की क्या है, सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, रावी नदी की सहायक नदी है आपकी सुलई नदी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक आपके कौन है। दोस्तों जवाब देना है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। अब आप बताइएगा, प्रतिपादक दिया है तो आपको यही जवाब देना है, गलत मत करिएगा, है ना। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। और 16 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन डी दे दिया है। मतलब क्वेश्चन को समझना नहीं है, आंसर दे देते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो तो, कह रहा है हरित क्रांत शब्द दिया है, शब्द दिया है, शब्द, और शब्द का प्रतिपादक जो दिया है वो किसने किया है। याद रखिए शब्द दिया है तो ये विलियम गॉड हैं जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया है, विलियम गॉड। अगर यहाँ बोल देता कि भैया भारत में हरित क्रांति, तो ये भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है ये स्वामीनाथन को कहते हैं। यहाँ पर बोरलाग जो आपके हैं विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वर्गीज कुरियन हैं, ये आपके श्वेत क्रांति से जाने जाते हैं। हर चीज का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पानी को अगर कोई पतला व्यक्ति पिएगा उसके शरीर में लगेगा, शरीर में थोड़ा सा मोटापा आएगा, और कोई मोटा व्यक्ति पानी पीता है बहुत ज्यादा तो उसका शरीर भी पतला होगा। हर एक चीज का मतलब होता है, बस उसका तरीका अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझा करें फिर इसके बाद तुक्का मारा करें। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों बताना है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दिया गया है, आप कहेंगे 17 नंबर में ऑपरेशन फ्लड आ गया है, तो ये आपके 1760 में, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1760 में दोस्तों याद रखिए, सॉरी माफ करिए 1770 में
ओ सॉरी 1970 क्या है 1970 है, याद रखिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम यहां पर चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी बताया था वर्गीज कुरियन, है ना, ये माने जाते हैं दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन दोस्तों दिया गया IDBI। क्या IDBI दोस्तों ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1964 में हुई थी, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि इस बैंक की जो हिस्सेदारी 51% है वो 2018 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीद लिया था। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी आती है ये वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके IBRD की है, ठीक है। IBRD यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1978 में आपकी की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सुखम दुखम बताया था। यहाँ पर अगर हम आपसे बोलो कि ये सर जी क्या है, ये गोला है, यहाँ पर 2 आंखें हमने यहाँ पर बना दिया, एक और हमने यहाँ पर बना देते हैं गोला, ठीक है ना, एक और बना दिया, यहाँ पर दोस्तों आपका ये हो गया। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें तो ये खुश हो जाएगा, और ये अगर ऐसे कर दे तो दुख हो जाएगा। ये हो गए सुखम दुखम। अब देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। 3 बिंदी बनाया हो, 3 बिंदी से ही काम बन गया है, 3 बिंदी से काम हो गया है। एक तो 2 आंखें हो गए, एक ये हो गए। 3 चीजों से या तो सुख हो सकता है या तो दुख हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दुख है सैंडी, सैंडी मतलब हो गया है दुख हो गया है। यहाँ पर दिया गया है सुख, और सुख हो गया है। मतलब दोस्तों याद रखिए 3 बिंदी से 3 पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन में सैंडी और सुख अर्थात सुखम दुखम ये मिल गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो पीसी महालनोबिस हैं, कौन है पीसी महालनोबिस हैं, तो पीसी कैसे पीसी, दोनों हाथ से पीसी, दोनों हाथ से पीसी। और पीसी जब दोनों हाथ से तो आप कहेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल जो आपका है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपके आधारित है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों पहला जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, पहला हम लोग लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे पहला बन गया, ठीक है ना। ये रॉड है और रॉड से किसी को मार देंगे तो मर जाएगा। तो रॉड कहां पर है दोस्तों, हैरोड, हैरोड मर्डर मर गया। तो दोस्तों ये आपका हो गया क्या, यहां पर हो गया पहला। तो 3 पॉइंट आपके जो आपको रट लेना है, आपको हमेशा मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। दोस्तों बताना है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसका वेतन और भत्ता जो निर्धारित करता है कौन करता है, किस नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो संसद होते हैं, कौन जो आपके संसद होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आर्टिकल नंबर आता है 97, इसके तहत इनका निर्धारण किए जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कैसा है। बताइएगा भारत का संविधान कैसा है, बताइएगा कि भारत का जो संविधान है वो आपका कैसा है। आप कहेंगे सर जी भारत का संविधान तो बड़ा अच्छा है ना। यहाँ पर दोस्तों अंततः कठोर है और कुछ आपका लचीला भी है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब आप बताइएगा 23 नंबर में मौलिक अधिकार क्या नहीं हो सकता है। कह रहे उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, है ना। यहाँ पर विधि की समझ दिया है, धर्म पालन की है। यहाँ पर देखो एक चीज दिया गया है, समान काम के लिए समान वेतन। दोस्तों ये समान काम के लिए समान वेतन अर्थात महिला हो या पुरुष हो, एक ही काम है तो सबको समान वेतन होगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व का ये पॉइंट लिया गया है। कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक पॉइंट से आपको लिया गया है। इस कारण से बी नंबर है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक में है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर दोस्तों मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 50 सदस्यों को होना आवश्यक है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब ये लोकसभा अध्यक्ष रहे और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर में ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ये है आपके हुकुम सिंह। कौन है भैया, ये आपके हुकुम सिंह हैं। और एक और थे आयंगर, एक शब्द आपने सुना होगा आयंगर। कौन, MAS आयंगर। ऐसे आपके व्यक्ति रहे हैं
जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। और भैया बड़ा पद तभी मिला होगा जब छोटा पद रहा होगा, तो इसका मतलब है पहले क्या रहे थे, ये उपाध्यक्ष बने, फिर बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का जो मान होता है वो क्या होता है। दोस्तों अगर श्रृंखला में जुड़े हैं, क्या, जब श्रृंखला में जुड़े होते हैं तब बताइएगा धारा का मान होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है ना। परंतु विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। याद रखिए जब प्रतिरोध समान क्रम में जुड़े होते हैं तब धारा का मान असमान हो जाता है और विभवांतर क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब विभवांतर क्या हो जाते हैं, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। याद रखिए इसमें पाया क्या जाता है 27 नंबर में, तो बी नंबर फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। दोस्तों तारपीन का तेल निम्न से किससे निकाला जाता है। 28 नंबर में तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि पाइन वृक्ष होता है। क्या, पाइन वृक्ष होता है दोस्तों, पाइन वृक्ष से निकाला जाता है तारपीन का तेल। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा दोस्तों, बहुत ही बहुमूल्य लकड़ी होती है। और यहां पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग दूध के परीक्षण में किया जाता है। दोस्तों बताइएगा कि दूध के परीक्षण में किया जाता है दोस्तों 29 नंबर में, तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर है। ये H2O2 दिया गया है। क्या दिया है, H2O2। ये क्या होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड है। हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 होता है और ये दूध और वाइन के परीक्षण में होता है, दूध और शराब के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पित्त रस का निर्माण जो होता है कहां पर होता है। निर्माण दिया है, निर्माण जो होता है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी यकृत में होता है। कहां पर, यकृत में होता है। और याद रखिएगा कि ये जो संचित होता है ये कहां पर होता है, पित्ताशय में। निकलता है यकृत से लेकिन पित्ताशय में क्या होता है, धीरे धीरे संचित होता रहता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चारण का संविच्छेद इनमें से क्या होगा। उच्चारण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। उच्चारण, आप कहेंगे उच्चारण, हम कहेंगे उत्धनचारण। उत्धनचारण और उत्धनचारण कहां पर है, ऑप्शन देखिए कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर उत्धनचारण, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये क्या है, आपका व्यंजन संधि है। दोस्तों याद रखिएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है कौन सा है। दोस्तों जवाब देना है, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़ते हैं या पहले जुड़े हैं, है ना। अगर आपने बहुमूल्य अपना सपोर्ट आपने नहीं दिया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। कह रहा है अशुद्ध वाक्य, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही लग रहा है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, चलिए वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। और अगला डी दिया है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए प्रत्येक एक वचन के साथ है, प्रत्येक शब्द आपका है प्रत्येक वर्गों के साथ, तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, ये जो प्रत्येक है वो सिर्फ एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और उसमें दिया गया था प्रत्येक वर्गों, तो इसका मतलब वर्ग होना, तो अगर वर्ग होता तो सही होता, वर्गों कर दिया है उसके साथ बहुवचन लगा दिया, ये गड़बड़ हुआ था। मरकट का विलोम शब्द दिया गया, मरकट का विलोम। मरकट दोस्तों होता है सर्कर, सर्कस जानते हैं, मरकस, सर्कस कौन दिखाता है, बंदर दिखाता है। तो मरकट का विलोम दोस्तों याद रखिए बंदर है, जबकि यहां पर सुधा का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा का विलोम दोस्तों विष होता है, क्योंकि सुधा मतलब अमृत होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नाई की बारात में ठाकुर की ठाकुर, नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है, जवाब देना है। कितने ठाकुर लोग हैं जो इस क्लास में जुड़े हैं, एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है ना। एक बार जितने लोग यहाँ पर ठाकुर हैं सभी लोग कमेंट करें, और कौन कौन से ठाकुर हैं ये भी बताइएगा। चलिए भाई, ये 59 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, नेता के बिना संगठन। क्या, नेता के बिना संगठन होता है कि नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही क्या है दोस्तों 60 नंबर में, तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। क्या है, जीवनी है। और अगर हम आपसे बात करें कि ये जो जीवनी है किसकी, तो आप कहेंगे सर अमृत राय की है। किसके है, अमृत राय की है दोस्तों, अमृत राय की हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लवड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपका 81 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 81 में क्या बनेगा, चलिए
लावड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य होता है? दोस्तों 81 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे भैया बताइएगा गुजरात का, तो गुजरात में दोस्तों गरबा होता है और यहाँ पर डांडिया नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन होता है? कुचिपुड़ी होता है। और तमिलनाडु में तो आप लोग जानते हैं कई होते हैं, कुंभी भी होता है। एक कुंभी शब्द होता है ना, कुंभी कहाँ का है? तो कुंभी याद रखिएगा क्योंकि मॉडल पेपर मिला भी था कि कुंभी कहाँ का है, तो आपके तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? बहुत बार पढ़ाया है, जाने माने पहचाने क्वेश्चन लग रहे हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे भैया कि उत्तराखंड में कोई मंदिर बताइए, तो उत्तराखंड में आप क्या नाम देंगे? तुरंत जवाब देंगे केदारनाथ मंदिर। अमृतसर के मंदिर की बात करें तो आप कहेंगे स्वर्ण मंदिर। और जम्मू कश्मीर के कटरा में जाते हैं तो आप कहते हैं कटरा में जाएंगे तो वैष्णो देवी के दर्शन करके आएंगे, तो जम्मू में आपके हैं वैष्णो देवी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर जी ये बताइएगा कि जो आपका सतलुज नदी पर बांध है वो कौन सा है? तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। कौन है? भाखड़ा बांध जो आपका है, भाखड़ा बांध ये सतलुज नदी पर है। अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी पर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नर्मदा नदी पर है आपका सरदार सरोवर बांध। क्या? सरदार सरोवर बांध। वहीं पर कृष्णा नदी पर कौन सा है? तो आपका दोस्तों नागार्जुन सागर। ये चारों बांध आपको नोट कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है बांध से तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? याद रखिए या तो 6 वर्ष का होगा और या तो ज्यादा बूढ़े होंगे मतलब 65 वर्ष के हो गए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 6 या 65 वर्ष जो भी आपका होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ये नंबर राइट हो जाएगा, है ना। मान लो अगर वो 64 वर्ष की अवस्था में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं तो मात्र 1 साल रहेंगे। तभी आप देखते हैं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या कोई मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं। आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना हर 6 महीने में बदल जाते हैं। कहीं 48 नंबर के आगे, कहीं 49 नंबर के, 50 नंबर के, 52 नंबर के, कहीं 54 नंबर के। पता ही नहीं चलता है कि करंट अफेयर कहाँ से पूछे कहाँ न पूछे। 48 वाला पूछा है 49, तब आपको देखना पड़ता है वर्तमान और ऑप्शन। अगर ऑप्शन में वर्तमान में जैसे मान लो अगर पेपर आपका अभी इस महीने है तो इसमें से अगर आपका जो अपडेट हुआ होगा पिछले महीने अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब वही पूछा गया है, नहीं तो इसके पहले वाला पूछा गया हो, है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, बहुत जल्दी अपडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1952 में हुए थे। 1952 जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगर पूछे भारत गणतंत्र कब बना था? 1950 में। स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुई थी? द्वितीय अगर पूछ लेता है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए 57 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। अगर दूसरा पूछे क्यों? क्योंकि हर 5 वर्षों में होते हैं तो 5 जोड़ेंगे 52 के बाद कितना हो जाएगा? 52 के बाद 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6 होंगे, लेकिन आपको याद रखिए 2 नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है यहाँ पर 57। मतलब याद रखिएगा कि भारत को यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके द्वितीय आम चुनाव हुए थे 57 में हुए थे। पहला हुआ था 1952 में और दूसरा हुआ था 1957 में, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है 52, 53, 54, 55, 56, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इंडिका के लेखक आपके कौन हैं? इंडिका के जो लेखक हैं आपके कौन हैं? दोस्तों 86 नंबर है, राइट किया जाए जल्दी से। आपका जवाब क्या हो जाएगा? इंडिका। तो इंडिका के हैं मेगास्थनी जो कि ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। और जब स्थायी पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछे अस्थायी कौन थे तो अस्थायी जो आपके थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे बुजुर्ग आपके यही थे, तो सबसे पहले इनको बनाया गया था। अस्थायी जो आपके थे वो कौन थे? तो आपके यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर पूछे कि भैया ये जो आपके अंबेडकर जी हैं ये क्या थे, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, है ना। यहाँ पर जो VN राव हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश है? दोस्तों बताइएगा कि यूरोपीय देश इनमें से कौन है। और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो आपका है ये दोस्तों कैसा है? ये आपका यूरोपीय कंट्री है। अगर आपसे पूछे कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, बुल्गारिया की राजधानी अगर आप बता देंगे तो हम समझेंगे आप बहुत बड़े शेर हैं। बताइए जल्दी से। और ऐसा नहीं कि हमने ना पढ़ाया हो, बताइएगा कि बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है क्या। यहाँ पर शेर ने जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि बुल्गारिया की राजधानी है। चलिए पूछ वही रहे हैं जो आपको हमने पढ़ाया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है जल्दी से बताइएगा, किसी को मालूम है या नहीं मालूम है?
चलिए बुल्गारिया की राजधानी बताइएगा। नहीं, अफगानिस्तान कहां से हो जाएगा यार। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। देखो हमने बताया था बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है, याद रखिए सोफिया है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, सोफिया है। हमें मालूम है आप लोग इतने होशियार हैं कि अगर ऑप्शन में होता तो आप उड़ा उड़ा कर मारते, है ना। अगर ऑप्शन में आ गया होता तो 100% इसे उड़ा के मारते आप। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी। यहां पर आंसर लॉक किया जाए, 89 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1905 में की गई थी, और 1905 जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भारतीय रेल देश का सबसे सार्वजनिक उपक्रम का आपका है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस सिख गुरु जी, है ना, जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों प्रकाश पर्व दिया है, प्रकाश पर्व ये है आपके गुरु नानक देव जी हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। गुरु नानक देव जी की जो जयंती है प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, प्रकाश पर्व को गुरु पर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा कि प्रकाश पर्व को गुरु पर्व भी कहा जाता है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, बहुत एमपी वाले पॉइंट आपके हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया बौद्ध संगीति, हमने वैसे पढ़ा दिया है लेकिन हम आपको समय समय पर रिवीजन कराते रहते हैं ताकि आप भूल ना जाओ, है ना, आपका रिवीजन बिल्कुल बेहतर हो। दोस्तों यहाँ पर पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और याद रखिएगा किसके समय में, तो आपके अजात शत्रु के समय में। देखो हम वही चीजों को बार बार रिपीट करवाते रहते हैं, है ना, इनको ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको बार बार पढ़ाएंगे 10-15-20 दिनों में, 1 महीना में रिवीजन कराते रहेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी ये वैशाली में हुई थी, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो आपके साबाकामी थे, और किसके समय, कालाशोक के समय। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और मक्खिल पुत्र जो आपके थे वो आपके अध्यक्ष थे, और अशोक के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, वासमित इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के समय हुई थी। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको ध्यान देना है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई, राजगृह में, अध्यक्ष कौन थे, अजातशत्रु। द्वितीय वाली वैशाली में हुई, कालाशोक के समय। तृतीय वाली पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के समय। चतुर्थ वाली आपकी कुंडलग्राम में हुई, और कनिष्क के समय। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है जैन धर्म। और दोस्तों देखिए जैन धर्म की जो संगीति स्थल आपका दिया है वर्ष अध्यक्ष है, तो देखिए प्रथम वाली जो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में 322 ईस्वी पूर्व में, और अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। वहीं पर द्वितीय वाली हुई थी वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में, और देवरधि जो आपके क्षमा श्रवण थे ये आपके अध्यक्ष थे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक आप मतलब रहे हैं प्रतीक चिन्ह। दोस्तों देखिए बौद्ध में तो भैया जन्म का प्रतीक है यहाँ पर कमल और साण है ना। ज्ञान की अगर बात करते हैं, पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था। यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उसको इनका चिन्ह है आपका स्तूप है। यहाँ पर ग्रह त्याग की जो आपका है वो आपका घोड़ा है, और निर्वाण जो हुआ था अर्थात मृत्यु जो आपकी है वो पद चिन्ह इनके हैं। यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। दोस्तों लुम्बिनी वन जो आपका है इनके जन्म से जुड़ा हुआ है। उरुवेला दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थात बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, है ना, उरुवेला कहा जाता है बोध गया को। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो सारनाथ है यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म परिवर्तन कहते हैं। कुशीनारा में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कहां पर, तो आपके श्रावस्ती में। और दोस्तों याद रखिएगा वेलुवन जो आपका है इनका निवास स्थल है, वेलुवन जो आपका इनका निवास स्थल है। और अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट दिया गया है कि गुप्त काल के जो आपके मंदिर रहे हैं ये कहां पर हैं और कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए कि विष्णु मंदिर जो गुप्त काल का है तिगवा है, तिगवा आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर दोस्तों गुप्त काल में भूमरा जो कि नसौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर आपके नया कुठार जो कि मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ है ना, ललितपुर में पड़ता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहां पर है, देवगढ़ में है। भीतर गांव का मंदिर जो कि आपके कानपुर देहात में मिलता है। दोस्तों भीतर गांव के मंदिर जो आपका है इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं, लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये ईंटों से बना हुआ, क्या ईंटों से बना हुआ ये आपका मंदिर है दोस्तों, याद रखिए ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर आपका यही है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्रमुख दरबारी कवि और उनके संरक्षक क्या क्या पढ़ना है। जैसे अश्वघोष थे, अश्वघोष जो आपके थे कनिष्क के समय थे।
चरक किसके समय थे? तो आपके कनिष्क के समय थे। कौटिल्य किसके समय? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। नागार्जुन आपके कनिष्क के समय थे। यहाँ पर दोस्तों चंदावरदई दिया है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है जो पृथ्वीराज तृतीय के समय थे आपके, है ना, चंदबरदाई। तो दोस्तों चंदबरदाई जो आपके थे वो आपके पृथ्वीराज तृतीय के समय आपके थे, ठीक है। और अगला पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर कालिदास। दोस्तों याद रखिए कालिदास जो आपके रहे हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना। चंदबरदाई यहाँ पर देखिए वही आपका हो गया पॉइंट। और अगला आपसे दिया गया हरिसेन, बहुत बार पूछा गया है। हरिसेन जो आपके थे दोस्तों, हरिसेन ये आपके समुद्रगुप्त के समय, बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के समय, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना। और इसके बाद दंडिम, दंडिम जो आपके है नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा कि जो आपके कवि दंडिम है ये नरसिंह वर्मन के समय, राजशेखर दोस्तों महेंद्र पाल के समय, और आर्यभट्ट थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। और इस प्रकार से यहाँ पर आज की जो क्लास है यहीं पर इसे विराम देते हैं। लाइक शेयर करिए और यहाँ पर जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।